एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए, सेक्शन बी B5 B5। ठीक है, तो B5 में क्या है? लेट n बी अ फिक्स पॉजिटिव इंटीजर, वही है ना? यस सर। हाँ ठीक है। और B6 रहने दो, B6 अभी वो मैट्राइसेस डिटर्मिनेंट का है, तो वो जब हम उसके कंसेप्ट पढ़ेंगे उस वक्त देख लेंगे। ठीक है, अभी के लिए तो B5 देख लो। इसमें क्या है? डिफाइन रिलेशन सच दैट n डिवाइड, इसका मीनिंग देख लो क्या होता है। ये जो लिखा हुआ है ना, इसका मीनिंग होता है n डिवाइड्स। ये मेरे ख्याल से मैंने बताया था क्या? नहीं सर। तो इसका मीनिंग होता है n डिवाइड्स a माइनस बी, ये इसका मीनिंग होता है। ठीक है, अब हमें इसको इक्विवेलेंस प्रूव करना है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं हम? b की जगह पे a पुट कर देते हैं। तो ये देख लो यहाँ पे a माइनस ए, क्या इसको n डिवाइड करेगा क्या? नहीं। अरे करेगा ना, जीरो को तो कोई भी नंबर डिवाइड करता है, जीरो को कोई भी नंबर डिवाइड करता है ना, तो n a माइनस ए को डिवाइड करेगा। therefore n डिवाइड्स a माइनस ए, तो इसका मतलब a कॉमा ए बिलोंग्स टू r, चाहे तुम कोई भी a ले लो तो वो इसमें आएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से ये रिफ्लेक्सिव तो है। फिर उसके बाद सिमेट्रिक में क्या करते हैं? क्या करते हैं? A कॉमा B को रियल मान लेते हैं पहले तो और a कॉमा बी रिलेशन में है, तो n डिवाइड्स a माइनस बी, और अगर a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है तो b माइनस ए को करेगा क्या? नहीं। करेगा ना। क्या हो क्या गया तुम लोगों को, क्यों ऐसी बेकी बेकी बातें कर रहे हो? अगर 2 4 को डिवाइड करता है तो क्या माइनस 4 को नहीं करता है क्या? हाँ। पता नहीं क्या कर रहे हो, ऐसे कैजुअली नहीं बोल देते हो। और वैसे भी ये मैंने क्लास में भी करवाया है ये वाला क्वेश्चन, बस यहाँ पे मैंने लैंग्वेज के फॉर्म में दिया था क्लास में। ठीक है, तो n डिवाइड्स a माइनस बी है, तो n डिवाइड्स b माइनस ए भी होगा, तो वहां से b कॉमा ए बिलोंग्स टू r आ जाएगा। तो वहां से सिमेट्रिक, मतलब तुमने रिवाइज तो नहीं किया ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, कर लेना, टाइम है। सर कितना हो गया अभी पढ़ा के? सेक्शन बी डिस्कस कर रहा हूं मैं, और फिर उसके बाद ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या करते हैं? इफ a, b and b, c is present। हाँ, a कॉमा बी बिलोंग्स टू r है, फिर उसके बाद b कॉमा सी बिलोंग्स टू r है। इसका मतलब n डिवाइड्स क्या हो जाएगा? a minus b। a माइनस बी। फिर उसके बाद n डिवाइड्स b minus c। b माइनस सी। तो अगर a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, b माइनस सी को डिवाइड कर रहा है, तो इन दोनों के सम को डिवाइड करेगा क्या? इसको डिवाइड कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, तो इन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा। तो वहां से हम लिख सकते हैं n डिवाइड्स a माइनस सी, देयरफॉर a कॉमा सी बिलोंग्स टू r। तो a कॉमा b है, b कॉमा c है, तो a कॉमा c भी आ रहा है, तो उसकी वजह से ट्रांजिटिव। और ये क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे? इक्विवेलेंस, क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव भी है, वो सिमेट्रिक भी है, वो ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, फिर उसके बाद B2, किसी का तो B2 है, कौन है वो? लक्ष्मी। ठीक है, देख लो यहाँ पे प्रशांत लक्ष्मी B2 लेस देन। ठीक है, लेस देन है यहाँ पे, तो a लेस देन b वाला तो हमने देखा था। तो यहाँ पे मान लो a इज, इस तरीके से लेते हैं इसको, a इज रिलेटेड टू b सच दैट a इज लेस देन b, a इज लेस देन b।
तो ये अब हम अगर चेक करेंगे क्या ये लेस देन वाला वर्ड तो यूज हो गया यहाँ पे, रिफ्लेक्सिव है क्या? तो रिफ्लेक्सिव में हम क्या करते हैं, बी की जगह पे ए पुट करते हैं, तो ए लेस देन ए आता है क्या? नहीं। गलत हो जाएगा, तो नहीं। रिफ्लेक्सिव नहीं। फिर उसके बाद सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में अब क्या हो जाएगा, हम ए कॉमा बी को लेके चलते हैं रिलेशन में, तो वहां से ए लेस देन बी आता है, तो हम बी लेस देन ए लिख सकते हैं क्या? नहीं। नो। गलत हो जाएगा बी लेस देन ए लिखना, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। एंड फिर उसके बाद ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में अब ए लेस देन बी हम मान के चल रहे हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो यहाँ से बी लेस देन सी भी आ जाएगा, तो यहाँ से बताओ ए लेस देन सी आएगा क्या? यस। यस। ए लेस देन सी आएगा, देयरफॉर ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो ट्रांजिटिव है बट रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, क्लियर है ये? यस। यस सर। ठीक है, और कोई डाउट सेक्शन ए बी में? पार्ट 1, पार्ट 2 सेक्शन ए, पार्ट 2 सेक्शन ए, सेक्शन बी, B11 B11 और B6, B8, 6, 8, 11। ठीक है, और कौन सा? B5। ठीक है, B5, 6, 8, 11, ये 4 डाउट्स है। ठीक है, सबसे पहले B5। B5 में क्या, L denotes the all straight lines in the relation, तो ये अल्फा बीटा स्ट्रेट लाइंस है, तो यहाँ पे बताओ अब ये अल्फा इज रिलेटेड टू बीटा है, तो किस तरीके से रिलेट हो रहे हैं, अल्फा इज परपेंडिकुलर टू बीटा। ठीक है, तो ये देख लो, अब हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे तो बीटा की जगह पे हम अल्फा लेते हैं, तो अल्फा परपेंडिकुलर टू अल्फा सही है क्या? नहीं। नहीं। कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर थोड़ी होती है, तो ये तो बोलना गलत रहेगा, तो इसकी वजह से ये तो गया। ठीक है, फिर उसके बाद सिमेट्रिक। अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब अल्फा इज परपेंडिकुलर टू बीटा, तो यहां से बताओ बीटा परपेंडिकुलर टू अल्फा होगा क्या? यस। हाँ। सर तो बीटा कॉमा अल्फा भी रिलेशन में आएगा, तो इसकी वजह से वो सिमेट्रिक हो जाएगा। फिर उसके बाद ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की हम बात करेंगे, अल्फा परपेंडिकुलर टू बीटा, बीटा परपेंडिकुलर टू मान लो क्या है, कुछ गामा है, गामा एक लाइन है उसके, तो यहाँ से अल्फा परपेंडिकुलर टू गामा लिख सकते हैं क्या? नहीं सर। नहीं, नहीं। अल्फा ऑफ गामा के क्या हो जाएगा, पैरेलल। हाँ सर। अगर वो बीटा के परपेंडिकुलर है तो अल्फा परपेंडिकुलर टू गामा ये लिखना तो गलत हो जाएगा, दोनों पैरेलल है, तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, तो सिर्फ सिमेट्रिक। ठीक है, यस सर। फिर उसके बाद B6। B6 में क्या है, आर रिलेशन है, इसमें a कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर सच दैट 1 प्लस ए बी इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, 1 प्लस ए बी इज ग्रेटर देन 0, तो हमें बताना ये क्या है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है। तो ये देख लो, अब रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करते हैं, बी ए की जगह पे वो रिफ्लेक्सिव, तो बी की जगह पे हम ए लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे ये 1 प्लस ए स्क्वायर, तो ये बताओ क्या सारे ए के लिए पॉजिटिव आएगा क्या? यस सर। सारे ए के लिए Yes, sir. पॉजिटिव आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर, देयरफॉर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो ये सही है। ठीक है, फिर उसके बाद सिमेट्रिक की हम बात करेंगे, ए कॉमा बी को हम लेके चल रहे रिलेशन में, तो 1 प्लस ए बी पॉजिटिव है, तो देयरफॉर ये बताओ 1 प्लस बी ए पॉजिटिव रहेगा क्या? यस। तो देखो ए बी है तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो 1 प्लस ए बी पॉजिटिव, तो 1 प्लस बी ए भी पॉजिटिव आएगा,
तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर आएगा, है ना, तो सिमेट्रिक भी है। अब उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो ये देख लो 1 प्लस ये a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, तो 1 प्लस ए बी पॉजिटिव। फिर उसके बाद b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो वहां से 1 प्लस बी सी पॉजिटिव। तो यहां से हम बोल सकते हैं क्या 1 प्लस ए सी पॉजिटिव डायरेक्टली? यस सर। कैसे बोल सकते हैं बताओ? अभी तो वैसे यहाँ पे दिख रहा था ये ए स्क्वेयर एक 0 या 0 से बड़ा होता है, तो उसकी वजह से 1 प्लस ए स्क्वेयर सारे ए के लिए पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे 1 प्लस ए भी पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि हम ए कॉमा बी को रिलेशन में ले रहे हैं, तो 1 प्लस बी ए भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि अगर 1 प्लस ए बी पॉजिटिव एंड 1 प्लस बी सी पॉजिटिव, तो 1 प्लस ए सी भी पॉजिटिव। सर पॉजिटिव नहीं सर, नेगेटिव वाला एग्जांपल भी है। कौन सा? और सर ए को अगर हम 1 लेते हैं हाँ, और वही बी वही मैं को बता रहा हूँ ना, अभी डायरेक्टली ऐसा बता सकते हैं कि सारे ए एंड सी के लिए ये पॉजिटिव कंफर्मली नहीं। एकदम, नहीं। जैसे यहाँ पे हम बता पा रहे हैं इन दोनों में। यहाँ पे ऐसा नहीं बता सकते हम, ठीक है। इसके पहले वाला एग्जांपल देख लो, वो लेस देन वाला। लेस देन वाले में क्या था, ए लेस देन बी है, बी लेस देन सी है, तो डायरेक्टली हमें दिख रहा है कि कोई भी ए बी सी ले लो तुम इस तरीके से जिसमें ए बी से छोटा, बी सी से छोटा, तो ए सी से छोटा आएगा ही। तो इसके बाद हम ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है लिख रहे थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। अगर 1 प्लस ए बी पॉजिटिव, 1 प्लस बी सी पॉजिटिव, तो 1 प्लस ए सी पॉजिटिव आए ये जरूरी नहीं है। यहाँ पे एक काम कर लेना, तुम ए की जगह पे ले लो 1, ठीक है, ए की जगह पे ले लो 1, फिर उसके बाद बी की जगह पे ले लो 0 एंड सी की जगह पे ले लो -1, तो तुम्हें क्लियर हो जाएगी ये सारी चीजें। 1 प्लस ए बी पॉजिटिव आता है क्या बताओ इसमें, अगर हमने ए बी को ये ले लिया तो बताओ। यस सर। फिर उसके बाद बी सी पॉजिटिव आता है क्या, 1 प्लस बी सी, 1 प्लस बी सी, Yes. Yes. यस सर। लेकिन 1 प्लस ए सी कितना हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव 0 0 हो जाएगा रे, जीरो। Zero. तो ना, तो उसको हम पॉजिटिव कह सकते हैं क्या? No, sir. No. Right. तो इसकी वजह से ये गलत हो जाएगा। हम यहाँ पे इन दोनों की हेल्प से डायरेक्टली ये नहीं बता पा रहे कि सारे ए एंड सी के लिए ये पॉजिटिव आ रहा है, तो इसकी वजह से नॉट ट्रांजिटिव। लेकिन हाँ, अगर दिख रहा है कि कोई भी ए सी लेंगे ये ट्रू हो रहा है तब तो फिर ट्रांजिटिव, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो इसकी वजह से नॉट ट्रांजिटिव। मतलब श्योरली हम नहीं बता पा रहे कि ये हो रहा है, तो नॉट ट्रांजिटिव आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद B11 कौन सा है, B8 है क्या? Yes, sir. हाँ, तो B8 में देख लो, अब यहाँ पे अब ऑर्डर्ड पेयर्स में हमें रिलेशन गिवन है, यहाँ पे एलिमेंट की जगह पे ऑर्डर्ड पेयर्स ही लिए गए हैं। तो ये देख लो, ये ए भी एक ऑर्डर्ड पेयर मतलब एक एज ए एलिमेंट लिया गया ऑर्डर्ड पेयर को। ये ऑर्डर्ड पेयर एज ए एलिमेंट कंसिडर हो रही है, इज रिलेटेड टू दूसरी ऑर्डर्ड पेयर C, D, ठीक है। यहाँ पे ये ऑर्डर्ड पेयर्स में रिलेशन है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर एक एलिमेंट है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर एक एलिमेंट है, तो वहां से हमें क्या मिल रहा है, A प्लस डी, इसका पहला और इसका दूसरा एलिमेंट का सम इज इक्वल टू इसका पहला ये C प्लस बी या B प्लस सी, ये मिल रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव की बात करनी है हमें, तो अब हम C कॉमा डी की जगह पे, अब ये C कॉमा डी एक एलिमेंट है, तो C कॉमा डी की जगह पे क्या ले लेंगे, A कॉमा बी, पहले वाला एलिमेंट ले लेंगे। तो पहला वाला एलिमेंट कौन सी ऑर्डर पेयर है, A कॉमा बी ले लेंगे। तो वहां से देख लो क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है क्या, तो D की जगह पे क्या आ गया, B आ गया एंड C की जगह पे A आ गया, तो D की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, B एंड C की जगह पे A। तो क्या ये ट्रू है क्या बताओ, सारे एंड B के लिए Yes. सही है। देयरफॉर हम यहाँ से ये बता सकते हैं ना, A कॉमा बी इज रिलेटेड टू A कॉमा बी, तो दोनों एलिमेंट सेम हो गए, उसकी वजह से रिफ्लेक्सिव। फिर उसके बाद सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में हम क्या लेके चल रहे हैं, A कॉमा बी इज रिलेटेड टू C कॉमा डी, तो वहां से हमें क्या मिल रहा है, A प्लस डी इज इक्वल टू B प्लस सी, ये मिल रहा था।
अब यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, c प्लस बी, therefore c प्लस बी इज इक्वल टू d प्लस ए, ये लिख सकते हैं? हाँ सर। yes sir, लिख सकते हैं। ये b प्लस सी की जगह पे c प्लस बी और उसको पहले ले लिया, a प्लस डी की जगह पे d प्लस ए और उसको बाद में ले लिया। तो ये देख लो, अगर ए बी रिलेटेड टू सी डी है तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आ रहा था, ये a और फिर दूसरे का पहला, यहाँ पे अब c है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये c कॉमा डी इज रिलेटेड टू a कॉमा बी, है कि नहीं? तो देख लो a कॉमा बी इज रिलेटेड टू c कॉमा डी है, तो c कॉमा डी रिलेटेड टू a कॉमा बी आ गया, तो सिमेट्रिक है। ऐसे ही ट्रांजिटिव निकाल लेना, ठीक है? कर लोगे आगे? yes sir, और फिर उसके बाद 11th रहने दो, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है तो उसको रहने दो, अभी वो उसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है? और कोई डाउट रह गया है? B9, ये B9 तो अब आसान है, पैरेलल परपेंडिकुलर हो गया तो पैरेलल में खुद का दिमाग लगाओ ना थोड़ा सा, ठीक है? सोचो थोड़ा सा उसके बारे में। वैसे ये दोनों एग्जाम्पल मैंने मेरे ख्याल से क्लास नोट्स में लिए हैं, परपेंडिकुलर वाला लिया या तो पैरेलल वाला, दोनों में से कोई एक लिया या दोनों भी लिए हो सकते हैं। परपेंडिकुलर वाला। perpendicular परपेंडिकुलर वाला, वाला लिया तो पैरेलल वाला तो बन जाना चाहिए ना उसकी हेल्प से। और कोई डाउट इसमें? नो सर। नो सर। चलो ठीक है, तो ये अपना डिस्कशन हो गया। अब उसके बाद हम टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। कल के लिए लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था बताओ? तो वो कुछ graphical में, फंक्शंस के एग्जाम कौन से? ग्राफिकल वाले। ग्राफिकल वाला हमने देखा था ना, तो फंक्शन आइडेंटिफाई करना आ गया, मैथमेटिकल तरीका और ग्राफिकल तरीका दोनों से। किसी को कोई Yes, डाउट है sir. उसमें? नहीं सर। चलो ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनते हैं उसके ऊपर आ जाते हैं। एक मिनट बताओ तो कौन से क्वेश्चंस थे वो जो हमने लिए थे? सो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिए थे, फिर सर्कल वाला इक्वेशन लिया था, अच्छा x ठीक है। स्क्वायर। ठीक है, अब नंबर ऑफ फंक्शंस के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, लिखो, इसमें क्वेश्चन है, इसमें सेट ए में एलिमेंट्स है, ए की एलिमेंट है, एंड सेट बी में एलिमेंट्स है ए बी सी, ठीक है? तो नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, ये बताना है पॉसिबल। फिर उसके बाद ए में एलिमेंट्स 1 2, फिर उसके बाद बी में एलिमेंट्स ए बी, तो नंबर ऑफ फंक्शंस। नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, तो इसी से अगर मान लो नंबर ऑफ, ये नोट में लिखना है हमें, एक जनरल रिजल्ट, ये इसी से पैटर्न आता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ये है n, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ये है m, तो नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, mn ए वो रिलेशन है बे, थोड़ा सोच समझ के बातें करो। वैसे भी वो mn रिलेशन कुछ और चीज है, वो ऑर्डर्ड पेयर्स कितने आते हैं वो है, mn ऑर्डर्ड पेयर्स है। n plus
नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। कुछ नहीं, यही पहला क्वेश्चन है दर्शना। नंबर ऑफ, सो फर्स्ट का 3 है। ये देख लो, एक तो पहले एक चीज क्लियर कर देता हूं। अगर ए में एलिमेंट्स m है, बी में एलिमेंट्स m है, तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स आते हैं? MN. तो ये MN mn आते हैं। ये a क्रॉस b में एलिमेंट्स है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनते हैं? 2 to the power n। 2 की पावर m. नंबर ऑफ रिलेशंस ये आते हैं 2 की पावर mn। लेकिन अब हम फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा ढंग से। फंक्शन, एवरी रिलेशन फंक्शन हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। फंक्शन एक रिलेशन होता है, लेकिन एवरी रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। तो पहले का क्या आ रहा है आंसर? नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। 1। नहीं, 1 गलत है। 3। 3, पहले का 3 है, ठीक है। दूसरे का 4 है, सही है। ये देख लो 3 कैसे आते हैं। मैपिंग, कितनी डिफरेंट मैपिंग बन सकती है, उतने फंक्शंस आएंगे। तो ए में तो एलिमेंट एक ही है, बी में एलिमेंट ए बी सी है। अब फंक्शन बनाना है तो 1 ए के साथ दे सकते हैं हम, एक ये आ जाएगा, ठीक है। ये फंक्शन ही है, ये मैपिंग फंक्शन की है, क्योंकि इसमें देख लो ए के सारे एलिमेंट्स ऑक्युपाइड है वो, और बी के एक एलिमेंट के साथ ही एसोसिएटेड है, 2 के साथ नहीं है। फिर उसके बाद 1 को हम बी के साथ दे सकते हैं, और ऐसे ही हम 1 को सी के साथ दे सकते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने आ जाएंगे? 3। 3। जितनी डिफरेंट मैपिंग उतने फंक्शंस, देयरफॉर नंबर ऑफ फंक्शंस, ये 3। सेकंड का 4। 4. 4 आ रहे, बहुतों ने दिया है सही आंसर, सेकंड का 4 है। कितने लोगों का आ गया सेकंड का 4? ठीक है, देख लो अभी। हाँ, इसमें अब अलग अलग चीज है, इसमें एक पैटर्न ही ढूंढना है। अब हमें डायरेक्टली करेंगे अब इसको, ये मैपिंग वगैरह बनाने की जरूरत नहीं हर बार। इसमें 1 2, इसमें ए बी। तो पहला देख लो, 1 ए के साथ 2 बी के साथ, ठीक है, ये एक मैपिंग है। फिर उसके बाद दूसरी मैपिंग, दूसरी मैपिंग क्या आ जाएगी? 1 2 ए बी, 1 बी के साथ 2 ए के साथ, फंक्शन की मैपिंग है ये। फिर उसके बाद ये 1 2 ए बी, दोनों के दोनों ए के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद 1 2 ए बी, दोनों के दोनों बी के साथ। इसके अलावा और कोई मैपिंग पॉसिबल है क्या नहीं. जिसमें वो फंक्शन होना चाहिए? नहीं पॉसिबल है। तो ये कितना आ जाएगा नंबर ऑफ फंक्शंस? 4। तो ये देख लो, अब यहां से एक पैटर्न हम बता सकते हैं। ए टू बी अगर बात करनी है हमें, ए टू बी, तो यहाँ पे बी में एलिमेंट्स बताओ कितने थे पहले वाले में, 3। और ए में 1. 1। तो 3 की पावर 1 लिख सकते हैं इसको हम, है ना। फिर उसके बाद अगले में बी में एलिमेंट्स कितने हैं, 2। ए में एलिमेंट्स कितने हैं, 2। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस 2 की पावर 2। 2। तो वही से अब इसका जनरल रिजल्ट हमें लिखना है। कहाँ गया वो? m की पावर n। ये इसका जनरल रिजल्ट ये याद रखना है हमें, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। तो बी में एलिमेंट्स कितने हैं? m है, और ए में एलिमेंट्स n है, तो m की पावर n, ये नंबर ऑफ फंक्शंस आते हैं। क्लियर है? ये नंबर ऑफ फंक्शंस आते हैं।
m की पावर n। सब पेज आगे लो ना। कौन से पेज पे लिखा है मेरे को याद ही नहीं आ रहा, कहाँ गया ये? 8वें पे आ गए तो हाँ। हो गया। हो गया सभी का? एक यस सर। तो नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हैं? a to b है तो b में अगर एलिमेंट्स m, a में n तो m की पावर n। इतने डिफरेंट फंक्शंस बन सकते हैं। हो गया। हो गया, चलो ठीक है। तो ये चीज हो गई। उसके बाद अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो तुम लोग। कंसीडर द फंक्शन y इज इक्वल टू x+3। कहां से कहां डिफाइन है? n to n। ये n फॉर नेचुरल नंबर। जैसे a to b में सेट a होता है और सेट b होता है ना, तो वहां पे a की जगह पे नेचुरल नंबर का सेट है एंड b की जगह पे भी नेचुरल नंबर का सेट है, तो n to n डिफाइन है। then find image of 3 and pre-image of 6, pre-image of 9 image of 3 is 6. and pre-image of 9 6. 6. है ना? तो 3 की इमेज निकालने मतलब ये 3 किसकी वैल्यू होनी चाहिए? X की। x की। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो y आएगा वही उसकी इमेज होगी। तो देख लो, तो पहले इमेज ऑफ 3, इमेज ऑफ 3, तो इसका मतलब x 3 होना चाहिए। तो वहां से y कितना आएगा? 3 + 3 दैट इज 6। तो ये उसकी इमेज है, ठीक है। एंड प्री इमेज ऑफ 3, प्री इमेज ऑफ 9, तो ये 9 किसकी वैल्यू होगी? y की। तो वहां से x की क्या वैल्यू आती है? वो उसकी प्री इमेज कहलाती है। तो 9 इज इक्वल टू x+3, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 6। तो ये प्री इमेज हो गई 9 की और ये इमेज 6 हो गई 3 की। क्लियर है? कल ही हमने देखा है अगर a to b कोई डिफाइन हो रहा है, ये a है और ये 1 है, तो a अगर 1 के साथ एसोसिएटेड है, ये 1 y की वैल्यू होती है और ये x की वैल्यू होती है। तो a की इमेज 1 एंड 1 की प्री इमेज a, ठीक है। तो अगर हमें a की इमेज निकालनी है तो x की जगह पे हमें a लेना पड़ेगा, तो वहां से जो y आएगा वो उसकी इमेज। एंड अगर प्री इमेज निकालनी है तो y की जगह पे 1, वहां से जो x आएगा वो उसकी प्री इमेज, ठीक है। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। ठीक है, हो गया। हाँ सर। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। In a functional mapping, how many minimum and maximum images and pre-images can
an element have? Can an element have? तो कितनी मैक्सिमम एंड मिनिमम इमेजेस होंगे एंड कितनी मैक्सिमम एंड मिनिमम प्री इमेजेस होंगी ये बताना है। अब ये बताओ किसी भी एलिमेंट की कितनी इमेजेस होती है? एक। एक ही होती है। तो मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों का आंसर क्या आएगा? 1. 1। 1। ठीक है। तो ये देख लो, अगर हम कोई भी मैपिंग लेते हैं तो इधर के सारे एलिमेंट्स ऑक्यूपाइड होने चाहिए। जैसे मान लो ये है ए बी सी, यहाँ पे 1 2 3, तो ए तो तीनों में से किसी एक के साथ ही एसोसिएट होगा, जैसे ये ए 1 के साथ। और ये ए किसी के साथ एसोसिएट ना हो, ये हो नहीं सकता है, क्योंकि फंक्शन बनाना है तो ये सारे एलिमेंट्स ऑक्यूपाइड होने चाहिए ए बी सी, और एक ही के साथ हो सकते हैं। तो इसका मतलब मैक्सिमम मिनिमम इमेजेस, ठीक है, एंड मैक्सिमम इमेजेस दोनों का आंसर क्या है? 1 है, क्योंकि इमेज एक ही होगी, हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी। तो मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों का आंसर क्या आ जाएगा? 1। ठीक है। अब प्री इमेजेस की बात करो तो मान लो ये अगर ए टू बी में डिफाइन है, तो प्री इमेजेस, मिनिमम प्री इमेजेस कितनी? एक। 0. सोच समझ के बताओ। प्री इमेजेस 0 मतलब sir, 0. इधर के एलिमेंट्स 0 ना। जीरो। ये देख लो, ये क्या मैपिंग, ये फंक्शन है क्या बताओ? ये वाला फंक्शन हाँ sir. है? Yes. तो 2 की कितनी कितनी प्री इमेजेस है? 0. 0. 3 की, 0. 1 की, 0. 3. तीनों की। 3. तीन। तो इसका मतलब मिनिमम प्री इमेजेस तो 0 हो सकती है, एंड मैक्सिमम प्री इमेजेस कितनी? Number of elements in A. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, है कि नहीं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स in A if function is defined from A to B। ठीक है, क्लियर है अब ये? Yes sir. तो A में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उतनी एक एलिमेंट की प्री इमेजेस हो सकती है, जब ये सारे के सारे उसी के साथ एसोसिएट हो जाएंगे। एंड मिनिमम प्री इमेजेस 0 भी हो सकती है, किसी एलिमेंट अगर नहीं एसोसिएट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 0 भी हो सकती है। लेकिन अगर इमेजेस की बात करेंगे तो हर एक एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए और एक एलिमेंट के साथ, इसका मतलब मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों का आंसर 1 ही है। तो क्लियर है अब ये? किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डोमेन, देखो वैसे हम ये देख चुके हैं क्या होता है रिलेशन में, यहाँ पे भी देखेंगे अगेन। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ फंक्शन। लास्ट पेज, ठीक है, लिखो जल्दी।
हो गया? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एक तो कभी कभी क्या होता है, जैसे ये फंक्शन है, फंक्शन एफ हमें गिवन है फ्रॉम ए टू बी, मतलब वो कहां से कहां है वो हमें गिवन रहता है, और किसी किसी में वो गिवन नहीं रहता है। क्लियर है? जैसे ये फंक्शन है ए टू बी, तो हमें गिवन है वो ए टू बी जा रहा है, लेकिन कभी कभी सिर्फ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन रहता है। तो दोनों में अलग अलग मतलब तरीके होते हैं डोमेन रेंज के। डेफिनेशन वैसे सेम है। डोमेन मतलब होती है x की वैल्यूज एंड रेंज मतलब होती है y की वैल्यूज। ठीक है, तो पहले हम इसका देखते हैं। जब फंक्शन हमें ए टू बी डिफाइन करके दिया गया है तो उसमें डोमेन रेंज क्या होती है। ठीक है, तो पहले हम इसकी बात करेंगे। जब हमें फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, तो इसमें जो डोमेन होता है, x किसमें से वैल्यूज लेता है बताओ? A, a में ए से, में से a में से वैल्यूज लेता है। देयरफॉर डोमेन इज, डोमेन ऑफ f इज, f इज वैल्यूज ऑफ, ये मतलब ऐसा फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और जिसमें f a टू बी डिफाइन है वैल्यूज ऑफ x, दैट इज डोमेन इज सेट a। डोमेन इज सेट है क्योंकि जो x होगा a की सारी वैल्यूज लेगा, क्योंकि a के सारे एलिमेंट्स ऑक्यूपाइड होने चाहिए, तभी तो वो फंक्शन होगा। तो x a की सारी वैल्यूज लेगा, तो डोमेन क्या हो जाएगा? सेट है। ठीक है, फिर उसके बाद रेंज, रेंज, रेंज हमने वहां पे क्या डेफिनेशन देखी है रिलेशन में बताओ? Set of second elements. सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट इन द रिलेशन। तो यहाँ पे देख लो, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट, इसको अगर हमें ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? a कॉमा 1, A, 1, 1. एक B, b कॉमा 2, 1, c कॉमा 1। C, यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट कौन सा है? 1, और उसी को, इस 1 को हम ए बी सी की क्या कह सकते हैं? Range. इमेज। range, ए बी सी की इमेज है ना 1, है कि नहीं? हाँ सर. उसके बाद अगर मान लो ये मैपिंग में ले रहा हूँ B2 के साथ और C3 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा? A1, B2 और C3, है कि नहीं? तो सेकेंड एलिमेंट क्या है? 1 2 3, इनका सेट रेंज कहलाता है। तो यहाँ पे हम सेकेंड एलिमेंट जो 1 2 3 है उनको इमेजेस कह सकते हैं ABC की। कह सकते हैं ना? यस हाँ सर. सर. yes, तो इसकी वजह से ये जो रेंज होता है इसमें, ये हो जाता है सेट ऑफ क्या? images of सेट ऑफ इमेजेस, इमेजेस का सेट, ये हमारा कहलाता है रेंज। ठीक है, और कोडोमेन क्या होता है? बी से Element B. present in set B. set B, सेट बी, सेट बी कोडोमेन होता है। वही सारी डेफिनेशन है जो हमने रिलेशन में देखी है। एक्स मतलब पहले एलिमेंट जो होते हैं ना ऑर्डर्ड पेयर्स में, उनका सेट। तो ऑर्डर्ड पेयर्स में देख लो, यहाँ पे एबीसी आ रहा है, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो वही वो सेट है, डोमेन हो जाता है। रेंज मतलब क्या हो जाता है? सेकेंड एलिमेंट का सेट, और सेकेंड एलिमेंट की एक तरीके से क्या हो जाती है? इमेजेस कहलाती है। फंक्शन के टर्म्स में बात करेंगे तो इमेजेस होती, तो सेट ऑफ इमेजेस। एंड फिर उसके बाद कोडोमेन क्या है? सेट बी। ठीक है, तो एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। ये लिख लिया? सर एक मिनट। हाँ।
हो गया। हो गया, चलो। सेट बी नहीं कह सकते हैं, ठीक है, वो बताता हूँ सेट बी क्यों नहीं कह सकते हम रेंज में। यहाँ पे एक मैपिंग में ले रहा हूँ जिसमें यहाँ पे ए टू बी एक फंक्शन की मैपिंग है, ये एग्जाम्पल है, इसमें हमें डोमेन रेंज बताना है, तो ये 1 2 3 4, यहाँ पे ए बी सी डी, तो 1 मान लो ए के साथ, 2 बी के साथ, सी 3 के साथ सी, और 4 के साथ भी सी है। तो इसमें डोमेन बताओ तो क्या आएगा? 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 3 4, 4 मतलब सेट आ जाएगा। रेंज बताओ क्या है? A B C ABC. किसी उसमें डी आ सकता है क्या रेंज में? No, नहीं sir. नहीं। तो किसी की इमेज नहीं, तो उसकी वजह से एबीसी। तो हम यहाँ पे रेंज को बी के इक्वल बता सकते हैं क्या? नहीं नहीं, नहीं। ठीक है। तो रेंज मतलब इमेजेस का सेट। सिर्फ अगर मान लो 4 डी के साथ आता तो वो बी भी हो जाता, एबीसीडी आ जाता, लेकिन हर बार ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। तो रेंज बस क्या है? इमेजेस का सेट। और कोडोवेन क्या हो जाएगा यहाँ पे? A B C D ABCD. एबीसीडी, ठीक है। क्लियर है? इसमें तो इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि सारी चीजें गिवन ही रहती है, ए टू बी फंक्शन डिफाइन करके दिया रहता है, ठीक है। तो डोमेन हमें पता होता है, रेंज वो इमेजेस का सेट होता है, और कोडोमेन भी हो जाता है। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में हमें सिर्फ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन रहता है, उसमें हमें डोमेन रेंज खुद से निकालना होता है। तो मेनली वो क्वेश्चंस होते हैं, वो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ये क्लियर है? जब हमें वो कहां से कहां आई वो डिफाइन करके दिया गया, ए टू बी, तो डोमेन रेंज कोडोमेन क्या होगा? ठीक है, नेक्स्ट। अब उसके बाद दूसरा तरीके का जिसमें हमें सिर्फ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन है। तो लिखो इसमें डोमेन लार्जेस्ट सेट ऑफ values of x for which given function is defined, गिवन फंक्शन इज डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। तो x के लार्जेस्ट वैल्यू का सेट जिसके लिए फंक्शन गिवन फंक्शन डिफाइन होगा। तो मान लो सिर्फ y इज इक्वल टू साइन एक्स हमें गिवन है, तो इसका डोमेन क्या आएगा? रेंज। डोमेन क्या आएगा इसका बताओ? अरे हो गया values ना of x ट्रिग्नोमेट्री में अपना। Sir, हाँ, set of largest values of x. No? अबे से लार्जेस्ट सेट ऑफ, कुछ भी क्या बोल रहे हो भाई, अंग्रेजी देखो ना सही। सेट ऑफ लार्जेस्ट वैल्यूज ऑफ एक्स, लार्जेस्ट वैल्यू अगर इसमें डोमेन अगर आर आ रहा है ऑल रियल नंबर्स, तो लार्जेस्ट वैल्यू इंफिनिटी लिखेगा क्या वहां पे सिर्फ? तो लार्जेस्ट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। तो सिर्फ साइन एक्स गिवन रहता है तो इसका डोमेन आर, क्योंकि वो कहीं पे नॉट डिफाइंड नहीं होता है कि नहीं। तो अब ये इसका डोमेन कहलाएगा x बिलोंग्स टू आर, लार्जेस्ट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच गिवन फंक्शन टेक्स रियल वैल्यूज। क्लियर है? फिर tan का डोमेन क्या होता है? tan का डोमेन 2n plus 1 pi by 2. है डोमेन, क्या बोल रहे हो तुम लोग भी।
R except -1 to 1. R except pi by 2. R एक्सेप्ट 2n+1 इंटू पाई बाई 2, क्योंकि 2n+1 पाई बाई 2 के लिए वो कैसा हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, है कि नहीं? तो वो वैल्यूज हमें R में से हटानी पड़ेगी, और बाकी बची हुई वैल्यूज के लिए तो tan रियल वैल्यूज लेगा, उसकी वजह से उसका डोमेन ये। तो सिर्फ अगर हमें फंक्शन गिवन रहता है तो उसमें हमें खुद से निकालना पड़ता है डोमेन, और वो क्या होता है, लार्जेस्ट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच गिवन फंक्शन इज डिफाइंड। तो ये tan, बस अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, ये कहाँ पे नॉट डिफाइन होता है। तो नॉट डिफाइन कहाँ पे होता है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे। तो उसका डोमेन क्या हो जाएगा, अब R एक्सेप्ट दिस, R में से इसको हमें हटाना पड़ेगा। फिर उसके बाद इसका डोमेन बताओ तो। R except 1. R एक्सेप्ट 1 दिख रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे 1 पे डिनोमिनेटर 0 होगा, और डिनोमिनेटर 0 मींस नॉट डिफाइन हो जाएगा ये। तो उसको छोड़ के बाकी सारे वैल्यूज के लिए डिफाइन हो रहा है, तो ये इसका डोमेन। क्लियर है डोमेन क्या होता है अब? हाँ सर। तो ये डोमेन है, x बिलोंग्स टू R, ये x बिलोंग्स टू, और ये x बिलोंग्स टू, ठीक है। कोई डाउट अब किसी को इसमें? और अगर मान लो ये गिवन है y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस पाई बाई टू और आगे ये है R, तो इसमें डोमेन क्या है? -pi/2 to pi/2. माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, ये डोमेन है, क्योंकि अब ये डिफाइन करके दिया गया ना हमें कहां से कहां तक है, तो ये उसका डोमेन, ये उसका क्या हो जाएगा, R कोडोमेन. डोमेन। और रेंज हमें निकालनी पड़ेगी, साइन का ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे -pi/2 टू pi/2 में, और रेंज निकाल लेंगे। देखेंगे हम रेंज निकालने के तरीके आगे। तो ये दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, एक तो जिसमें सिर्फ फंक्शन गिवन है, वहां से ही आएगा, और कभी कभी वो फंक्शन के साथ कहां से कहां तक है वो भी डिफाइंड रहता, गिवन रहता है, तो वो उसका डोमेन, ठीक है। फिर उसके बाद रेंज क्या होती है, सेट ऑफ इमेजेस. सेट ऑफ इमेजेस, यहाँ पे भी वही है, या सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, सेट ऑफ इमेजेस, और जो इमेजेस होती है वो एक तरीके से y की वैल्यूज होती है ना, दैट इज सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y। एंड कोडोमेन, तो ध्यान रखना अगर कोडोमेन यहाँ पे गिवन नहीं है तो कोडोमेन को हम R लेके चलते हैं। यहाँ पे सिर्फ हमें फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो उसमें डोमेन ये होता है रेंज, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, और कोडोमेन, हियर कोडोमेन कोडोमेन इज R। ये R फॉर अब रियल नंबर है, ठीक है। अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे वहां पे, जो होमवर्क डिस्कस कर रहे थे वहां पे वो R फॉर रिलेशन था, यहाँ पे ये R रियल नंबर का R है। तो अगर कुछ नहीं गिवन है, सिर्फ फंक्शन गिवन है, तो कोडोमेन तो ऑल रियल नंबर्स लेके चलना है। डोमेन ऐसी x की वैल्यूज, ऐसे x की वैल्यूज का लार्जेस्ट सेट आएगा जिसके लिए वो डिफाइन हो रहा होगा, और फिर उसके बाद रेंज मतलब हमें y की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो दोनों चीजें क्लियर है, एक में सिर्फ फंक्शन गिवन है और एक में फंक्शन के साथ साथ वो कहां से कहां तक है, तो डोमेन रेंज कोडोमेन क्या होगा। सो वो डोमेन का एग्जांपल वाला पेज निकालो ना।
सो दूसरा वाला। हो गया? नेक्स्ट। ठीक है, अब जो इसका मेन चीज है, जो इस तरीके के फंक्शन होते हैं ना, इसमें देख लो अब डोमेन कैसे निकालिए। तो चलो यहाँ पे दिख गया, हमें साइन का पता था, टैन का पता था, ये भी दिख रहा है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। कुछ और स्पेशल तरीके के फंक्शंस होते हैं, उसमें अब हम डोमेन कैसे निकालेंगे। तो लिखो डोमेन ऑफ, डोमेन की बातें चलेगी अब। सबसे पहले हम डोमेन देखेंगे, फिर उसके बाद रेंज। तो इसमें डोमेन ऑफ सम स्पेशल फंक्शंस। कैसे निकालते हो वो हम देखने वाले हैं। तो स्पेशल फंक्शंस में सबसे पहले आएगा y इज इक्वल टू अंडर रूट एफ ऑफ एक्स। तो इसका डोमेन कैसे निकालेंगे बताओ? स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर करके क्या है, ये डिफाइन कहाँ पे होता है वो बताओ। ये डिफाइन कहाँ पे होगा अंडर रूट? ग्रेटर देन 0। तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहां से जो x आएगा वो उसका क्या कहलाएगा? ये देखो, ये कौन है? 0 टू इंफिनिटी। अबे नींद से उठ जा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहां से जो x आएगा वो इसका डोमेन कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि उन्हीं x की वैल्यू के लिए ये डिफाइन हो रहा है। फिर सेकेंड, अगर हमें ये गिवन है y इज इक्वल टू लॉग एफ ऑफ एक्स बेस जी ऑफ एक्स, अब कौन बताएगा ये कहाँ पे डिफाइन होता है? लॉग कैसे डिफाइन होता है? सर पॉजिटिव होने चाहिए। क्या? बेस बेस एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 और जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1। देखो कहाँ से आ जाते हो तुम लोग भी। जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 1। फाइनली इन दोनों का लेना पड़ेगा इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से लॉग डिफाइन होता है। वैसे ये उस दिन रिवीजन में भी हो गया होगा। ग्रेटर देन 1 कह रहे हो। फिर उसके बाद थर्ड तरीके का जो फंक्शन आता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स सी जी ऑफ एक्स। तो ये सी फॉर वो इसका है कॉम्बिनेशन वाला, एनसीआर वाला सी है ये। तो ये बताओ एनसीआर कब डिफाइन होता था? एनसीआर कब डिफाइन होता था? व्हेन r इज लेस देन n। बस एक ही बताओगे तुम लोग गधों की तरह। कौन बताएगा? कौन बताएगा? एनसीआर को हम कैसे डिफाइन करते थे या वो कब डिफाइन होता था? कैसे होता था? क्या एन नेचुरल नंबर होता था क्या वहां पे? हाँ सर। आर होल नंबर होता था क्या? यस सर।
एन एन Yes, ग्रेटर sir. देन और इक्वल टू आर, है कि नहीं? तो इन तीनों हाँ का सर। इंटरसेक्शन, पहले तो एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। तो एफ ऑफ एक्स एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फिर जी ऑफ एक्स कैसा होना चाहिए? Whole number. होल नंबर। एंड एफ ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ये दोनों चीजें, तीनों चीजें होनी चाहिए, तब जाके ये डिफाइन होगा। फाइनली इन तीनों का हमें लेना पड़ेगा इंटरसेक्शन, क्योंकि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, और ये भी होना चाहिए। ठीक है? तो f of x belongs to natural number, g of x belongs to whole number, and f of x should be greater than or equal to g of x। फाइनली इन तीनों का जो इंटरसेक्शन लेंगे हम, वहां से जो x आएगा वो उसका डोमेन होगा। हो गया ये? हाँ सर, हो गया। फिर फोर्थ, उसमें y इज इक्वल टू है f of x की पावर g of x। अब थोड़ा इसके साथ कंपेयर करो उसको। ये a की पावर x में a कैसा होता था? चलो हटाओ, देख लो यहाँ पे कैसे डिफाइन करते हैं उसको, ये याद ही रखने, ये 4-5 इसके, फिर यही लगा के उनका इंटरसेक्शन लेके जो x आएगा वो डोमेन कहलाएगा। तो इसमें f ऑफ x जो है शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है? एंड g ऑफ x शुड टेक रियल वैल्यूज। g ऑफ x शुड बी डिफाइन, g ऑफ x डिफाइन होना चाहिए। तो ऐसे x हमें लेने हैं जिसमें f ऑफ x पॉजिटिव आएगा एंड g ऑफ x डिफाइन होना चाहिए, तो उन दोनों का इंटरसेक्शन। तो इस तरीके से इसका डोमेन आता है। नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे हम इसके क्वेश्चंस। अभी के लिए तो बस क्या है, ये डोमेन कैसे निकाला जाता है ऐसे तरीके का, इस 3 तरीके के फंक्शंस का। जैसे ये पहला हो गया अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, तो उसके लिए एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर लॉग एफ ऑफ एक्स बेस जी ऑफ एक्स, उसके लिए एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 1, है ना? फिर उसके बाद ये एनसीआर की तरह एफ ऑफ एक्स नेचुरल नंबर, जी ऑफ एक्स होल नंबर, एंड एफ ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स। फिर उसके बाद है एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स, तो यहाँ पे जी एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 एंड जी ऑफ एक्स शुड बी डिफाइन। इन दोनों का इंटरसेक्शन। सर, हाँ, वो एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर मान लो एफ ऑफ एक्स निगेटिव हो रहा है और ऊपर में पावर इवन नंबर आ रही है, मतलब ये जी ऑफ एक्स की वैल्यू कुछ इवन आ रही है 2 4, तो निगेटिव की पावर या 1/2 आ रही है, सॉरी ये 1/2, -1/2 की पावर 1/2 आ रही है, जी ऑफ एक्स ऐसी वैल्यू ले रहा है, 1/4 आ रही है, तो क्या ये डिफाइन होगा क्या? नो सर। तो उस वजह से होता है। इन सब झंझट से बचने के लिए एफ ऑफ एक्स को पॉजिटिव ले लो एंड जी ऑफ एक्स शुड टेक रियल वैल्यूज। ठीक है? सर, हाँ सो वो डोमेन का एक एग्जांपल लिया था जिसमें y इक्वल sin x में -π/2 से लेकर π/2 तक का डोमेन बताया था। हाँ, सो तो वो -π/2 और +π/2 भी डोमेन में ही काउंट करेंगे क्या? वहां पे ओपन ब्रैकेट है ना, तो उसकी वजह से नहीं कर रहे थे। जैसे ये था, कहा गया वो लिखा हुआ होगा क्या यहाँ पे? नहीं, ये लिखा था मैंने। अब ओपन ब्रैकेट यार, थोड़ा सोचा समझे, ये ओपन ब्रैकेट लिखा था मैंने, -π/2 टू π/2, तो ओपन ब्रैकेट होता है तो इंक्लूड करते हैं क्या? नहीं हाँ सर। नहीं करते, तो नहीं थे। अगर यहाँ पे क्लोज लगा हुआ रहता तो इंक्लूड करते। तो ये क्लियर है अब? यस सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।
फिर से एक बार, अब वो जो मेथड ऑफ इंटरवल है ना, उसी की चीजें चलेगी अब नेक्स्ट लेक्चर में। पूरी मेथड ऑफ इंटरवल उसको सॉल्व करना आना चाहिए। और हो गया, मैंने भी एक बार बताया, मैंने भी एक बार उसकी क्लास ली है, फिर जो उस दिन रिवीजन क्लास हुई थी उसमें भी हो गया होगा। तो मेरे ख्याल से जो नए बच्चे उनको भी ये आ रहा होगा, और पुराने वालों को तो आना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो सॉल्व करते हैं इसमें तो मेथड ऑफ इंटरवल ही चलेगा। ये एक्स का फंक्शन होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मेथड ऑफ इंटरवल से तो ये सॉल्व होगा। सेम चीज यहाँ पे। हाँ बेटा, तो ज्यादा जल्दी में लग रहा है मेरे को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कब स्टार्ट होगा। तेरे को नींद आ रही है ये इसमें। देखते हैं ना फंक्शन में अभी तो कितने सॉल्व करता है, नेक्स्ट लेक्चर में कितने सही आंसर देता है। फिर उसके बाद बताऊंगा इनवर्स कब शुरू होगा। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। होमवर्क वो होमवर्क आज तो नहीं है, जब ये डोमेन हो जाएगा ना, क्योंकि उसके बाद वो डोमेन का ये उसमें दे दूंगा। ओके सर। हाँ ठीक है।